हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत की प्रमुख फसलों के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे चावल की फसल के बारे में जानेंगे, है ना। तो ये एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। कौन सी है? उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है और खरीफ की फसल है। भारत के कुल कृषिगत क्षेत्र के 32% भाग पर चावल की कृषि की जाती है ना। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से? पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और अन्य। इसके लिए तापमान की कितनी आवश्यकता होती है? इसके लिए तापमान की औसत आवश्यकता होती है 24 डिग्री सेल्सियस। वर्षा 150 सेंटीमीटर औसत होनी चाहिए। मृदा कौन सी होनी चाहिए? घेरी चिकनी मिट्टी होनी चाहिए और बलुई मिट्टी होनी चाहिए ना, इनमें से होनी चाहिए। खरीफ की फसल उत्तर भारत में ये होती है। इसकी प्रमुख किस्में कौन कौन सी? पूसा 677, काटा मेहर, पाराधान। भारत विश्व में कुल चावल का 21% उत्पादन करता है ना। पहले नंबर पे चीन है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। अब हम देखते हैं गेहूं, है ना। गेहूं के बारे में जानते हैं। थोड़ा इसकी इंक मोटी कर लेता हूँ, है ना। ठीक है, गेहूं के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। कौन सी? शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता है। इसके लिए तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस बुआई के समय जरूरत रहती है ना। वर्षा के समय ताप है ना, और पकते समय इसका ताप इसमें है ना 21 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होना चाहिए। मृदा उपजाऊ दोमट और चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। ये रबी की फसल है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। और गेहूं की प्रमुख किस्में कौन कौन सी? राजलक्ष्मी, गोमती और भवानी। ठीक है, अब हम जानेंगे बाजरा के बारे में। ये फसल देश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 5.2% क्षेत्र पर बोई जाती है। इसके लिए कौन सी जलवायु की आवश्यकता होती है? इसके लिए जलवायु की आवश्यकता होती है गर्म और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। प्रमुख राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए। वर्षा 40 से 50 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए। ये एक खरीफ की फसल है ना, उत्तर भारत के। मिट्टी कौन सी होनी चाहिए? हल्की बलुई मिट्टी, छिछली, काली और लाल मिट्टी होनी चाहिए, है ना। और ये गरीब लोगों का मुख्य भोजन कहलाता है। अब जानते हैं मक्का के बारे में। मक्का एक खाद्य तथा चारा फसल है जो निम्न कोटि मिट्टी व अर्धशुष्क जलवायु में उगाई जाती है। ये फसल कुल बोए गए क्षेत्र के केवल 3.6% भाग में बोई जाती है। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये खरीफ की फसल है। इसके लिए तापमान की आवश्यकता 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए, है ना। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए। इसके लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है ना। ये ग्लूकोज बायोडीजल निर्माण में सहायक होती है। अब हम जानेंगे दलहन के बारे में। दलहन फसलों में मतलब दलहन है ना, दालों में प्रोटीन की प्रचुरता होती है। भारत विश्व का लगभग 20% दालों का उत्पादन करता है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 11% भाग पर दालों के अधीन है। अब दालों में सबसे प्रमुख चना दाल, है ना। चना के बारे में जानेंगे। चना उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। ये रबी की फसल है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 2.8% क्षेत्र पर चना बोया जाता है। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। वर्षा 40 से 45 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। मृदा कौन सी होनी चाहिए? चिकनी बलुई मिट्टी होनी चाहिए। कुल दलहनों के उत्पादन में चना का 37% भाग आता है।
अब हम देखेंगे अरहर या जिसे तूर दाल भी हम बोलते हैं। इसे लाल चना या पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 2% भूभाग पर ये होती है। उत्पादक कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, पूरे जितना भी उत्पादन है उसका 1/3 महाराष्ट्र करता है। यूपी, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है। तिलहन, तिलहन के बारे में जानते हैं। देश के कुल शस्य क्षेत्र के 14% भूभाग पर, कितने 14% भूभाग पर तिलहन की खेती की जाती है। प्रमुख तिलहन फसलें कौन कौन सी? मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन आदि। मूंगफली के बारे में देखते हैं। भारत विश्व का 18% मूंगफली का उत्पादन करता है। ये मुख्यतः शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है उत्तर भारत में। ये देश के कुल शस्य के 3.6% क्षेत्र पर फैली है। प्रमुख उत्पादक कौन कौन से? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए। अब हम देखेंगे तोरिया या सरसों। ये उपोष्ण कटिबंधीय फसल है ना, राजस्थान में ये काफी बोई जाती है। सोयाबीन, सोयाबीन 90% सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों मिलकर करते हैं। तो ये भारत की हमने प्रमुख प्रमुख फसलें और उनके बारे में जानकारी को समझा। अब हम देखेंगे ब्रीफ में भारत के भूगोल के बारे में, है ना। तो भौतिक मानचित्र, भूआकृति प्रदेश, भारत की जलवायु को देखेंगे, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी और मृदा प्रदेश, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, मिट्टियों के बारे में, है ना। ये आर्थिक प्रदेश है। मानचित्र पर खान मेंस के लिए जो जो टॉपिक है वो भी इसमें बताए गए हैं, है ना। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में जानते हैं। ट्रांस हिमालय, बृहद या आंतरिक हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, भाई या शिवालिक हिमालय, भारत का उत्तरी मैदान। ट्रांस और बृहद हिमालय मिलकर ITSZ का निर्माण करते हैं, इंडो सांगपो सतलज सल्चर जोन। बृहद और मध्य हिमालय मिलकर MCT का निर्माण करते हैं, मेन क्रिस्टल थ्रस्ट। मध्य और भाई हिमालय मिलकर MBF का निर्माण करते हैं, मेन बाउंड्री फोल्ड, है ना। इसके अंतर्गत देहरादून, ये पहाड़ियाँ वगैरह आती है ना। और भाई और भारत का उत्तरी मैदान मिलके HFF का निर्माण करते हैं, हिमालयन फ्रंटल फोल्ड। ठीक, ये मैंने डायग्राम के थ्रू भी इसे बता रखा है। संरचना और संगठन के आधार पर ITSZ ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करने वाली संरचना है। ये यूरेशियन प्लेट को भारतीय प्लेट से जोड़ती है। इस संरचना का संबंध सिंधु और शांगपो नदी के अपवाह क्षेत्र से है। MCT बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करने वाली संरचना है। इसे JNK में कश्मीर घाटी कहते हैं। अनंतनाग के समीप झेलम नदी कश्मीर घाटी में प्रवेश करती है, जो श्रीनगर और वुलर झील से होते हुए बारामूला के समीप कश्मीर की घाटी से बाहर निकलती है। वुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। झेलम नदी के द्वारा लाए गए हिमानी जल और निक्षेप को कश्मीर की घाटी में क्या कहते हैं? करेवा कहते हैं, जो केसर की कृषि की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ श्रीनगर केसर के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, जबकि श्रीनगर के पास पेम्पोरे, है ना, पेम्पोरे केसर के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। MBF लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करने वाली संरचना है। इसे उत्तराखंड में दून घाटी और जम्मू कश्मीर में पंजाब की सीमा पर में उधमपुर कोटली घाटी के नाम से जाना जाता है। HFF शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का निक्षेपण होने के कारण HFF गिरिपदीय जलोढ़ मैदान में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर वगैरह को हम देखेंगे। ये मैंने पूरा इसमें जो इनकी चोटियाँ हैं उनके बारे में भी लिख रखा है। ITSZ, है ना, जास्कर आकृति की सील, इसके बारे में लिखा है। माउंट केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है।
माउंट राकापोक्सी लद्दाख पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो विश्व में तीव्रतम ढाल की चोटी है ना। काराकोरम पर्वतीय क्षेत्र में सियाचिन हिमनद ध्रुवीय प्रदेश में बाहर विश्व की सबसे लंबी हिमनदीय घाटी है ना। जम्मू कश्मीर और चीन की सीमा पर है ये दर्रे। कौन कौन से? काराकोरम, लनकला, केपसांगला, चांगला, जाराला और चार्डिंगला है ना। ये पूरे इसमें मैंने शो कर रखे है ना। ये पूरे इसका मैंने पिक्टोरियल मैप बना रखा है, आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं चीज़ें कहाँ पे। नंगा पर्वत भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ना। ये श्रीनगर से लेकर नेपाल तक के मैंने पूरे इस बारे में चीज़ें लिख रखी। जोजिला दर्रा भारत को लेह से जोड़ता है ना। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश में 12 लाचला दर्रा के समीप चंद्र और भाग नदी निकलती है, जो टांडी के समीप आपस में मिलने के बाद चंद्रभागा नदी कहलाती है। इसे जे.एंड.के में चिनाब नदी कहते हैं, जम्मू कश्मीर में इसे चिनाब नदी कहते हैं। सीप किला दर्रा से होकर सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। मानाला दर्रा के समीप तिब्बत में मानसरोवर झील अवस्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंची झील है। लिपुलेख दर्रे के समीपवर्ती क्षेत्र से नेपाल में काली नदी का अफवाह होता है, जिसे यूपी में शारदा नदी कहते हैं। नाथुला दर्रा गंगटोक को चीन के तिब्बत प्रांत को राजधानी ल्हासा से जोड़ता है, जबकि जेलेपला दर्रा गंगटोक को थिम्पू से जोड़ता है। इसको गंगटोक को थिम्पू से जोड़ता है ना। पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। धौलाधर लघु हिमालय का सुदूर दक्षिण में यह दक्षिणतम क्षेत्र है। वृहद हिमालय और महाभारत रेंज के मध्य में काठमांडू की घाटी अवस्थित है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल का बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इस दर्रे में बनाए गए सुरंग को जवाहर सुरंग कहते हैं। शिवालिक या भाई हिमालय का विस्तार पाकिस्तान के पोर्ट वार बेसिन से लेकर असम के दियांग गार्ज तक है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड हिमालय में है ना। फूलों की घाटी है ना। MBF भाई हिमालय को लघु हिमालय से और HFF भाई हिमालय को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना है। उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से यह हिमालय की अन्य पर्वत श्रृंखलाओं से भिन्न है, क्योंकि हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से शिवालिक की उत्पत्ति हुई है। इसलिए यह हिमालय की एक नवीन पर्वत श्रृंखला है जिसकी औसत ऊंचाई सबसे कम है। मध्य हिमालय पर स्थित घास के मैदान को मर्ग के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में इन मैदानों को बुग्याल या पयार कहते हैं ना। क्या बोलते हैं? बुग्याल या पयार कहते हैं। हिमालय के ऊंचे पर्वत शिखरों पर लेप्चा जनजाति पाई जाती है। माउंट सारामती नागा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। लोकटक झील मणिपुर झील पर अवस्थित है। ये नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील है, जो जल विद्युत उत्पादन का एक इम्पोर्टेंट केंद्र भी है। ब्लू माउंटेन मिजो या लुसाई हिल की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखते हैं हम हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है ना। तो पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय है ना। नेपाल हिमालय सबसे अधिक विस्तार वाला है, सर्वाधिक ऊंचाई भी इसी में पाई जाती है ना। असम हिमालय, ये सब हम देखते हैं। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र या प्रादेशिक विभाजन पंजाब, कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल और असम हिमालय के रूप में किया जाता है। पंजाब कश्मीर हिमालय की औसत ऊंचाई सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ ट्रांस हिमालय से लेकर शिवालिक हिमालय तक की पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है। कुमाऊं हिमालय में हिमनदों की संख्या सबसे अधिक है। नेपाल हिमालय की औसत ऊंचाई सबसे अधिक है। असम हिमालय हिमाचल के अन्य हिमालय से अधिक, मतलब हिमालय के सॉरी एक सेकंड, क्या बताना चाह रहा हूँ। असम हिमालय जो अन्य हिमालय उससे अधिक वर्षा वाला
क्षेत्र। यहाँ औसत से अधिक वर्षा होने के कारण न केवल वनस्पति की सघनता अधिक है बल्कि जैव विविधता भी अधिक है। अब हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्र। इसके अंतर्गत केंद्रीय उच्च भूमि देखेंगे। इसमें क्या क्या आएगा? अरावली, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्य पर्वत। पूर्वी पठार को देखते हैं। इसके अंतर्गत भांडेर, छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य का मैदान। उत्तर पूर्वी पठार में मेघालय का पठार, गारो, खासी, जयंतिया। दक्कन के पठार में दक्कन ट्रेप, कर्नाटक, आंध्र का पठार। दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र में नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, पालनी। पश्चिमी और पूर्वी घाट के बारे में भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनका डिटेल डिस्कशन। सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय उच्च भूमि। अरावली पर्वत का विस्तार उत्तर पूर्वी में दिल्ली से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के अहमदाबाद तक है। ये एक प्राचीन मोरदार अवशिष्ट पर्वत है जो राजस्थान बांगड़ को केंद्रीय उच्च भूमि के मेवाड़ पर्वत से अलग करता है। इस पर्वतीय क्षेत्र में माउंट आबू की औसत ऊंचाई अधिक है, जहां गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत पश्चिमी भारत का एक मुख्य जलवायु विभाजक है जो केंद्रीय उच्च भूमि की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को राजस्थान के मैदान के अर्धशुष्क क्षेत्र से अलग करता है। ये पश्चिमी भारत का एक मुख्य जल विभाजक भी है जो गंगा के मैदान के अफवाह क्षेत्र को राजस्थान के मैदान के अफवाह क्षेत्र से अलग करता है। इस पर्वत से निकलने वाली नदियों में लूनी राजस्थान की मैदान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है जो राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। इसलिए ये एक अंतःस्थलीय अफवाह का उदाहरण भी है। यहाँ से निकलने वाली नदियों में बनास नदी मेवाड़ के पठार से होते हुए चंबल में जाकर मिल जाती है। यह पर्वतीय क्षेत्र खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से उत्तर पश्चिमी भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ तांबा, अभ्रक जिसे माइका बोलते हैं, लेड जिसे सीसा बोलते हैं, और जिंक है ना, सीसा जस्ता, और चूना पत्थर की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। किंतु पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर पर्यावरण के संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए अवैध खनन कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसलिए इस क्षेत्र में खनिज संसाधनों पर आधारित उद्योगों का विकास नहीं हुआ है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में मेवाड़ का पठार अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करता है। मध्य प्रदेश में बसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को मालवा का पठार कहते हैं, जिसे राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहते हैं। बसाल्ट चट्टान में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कारण ही काली मिट्टी का विकास हुआ है। कौन सी मिट्टी का? काली मिट्टी का। इसीलिए ही मालवा का पठार कपास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ चंबल नदी के द्वारा सर्वाधिक कटाव होने के कारण बीहड़ भूमि या उत्खाद भूमि से संबंधित विशेषताएं देखने को मिलती है। चंबल नदी बेसिन भारत में मृदा अपरदन की दृष्टि से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ग्रेनाइट और नीस चट्टान से निर्मित संरचना को बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। यहाँ चट्टानी संरचना में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के द्वारा लाल मिट्टी का विकास हुआ है। बेतवा नदी के अफवाह क्षेत्र का संबंध इस पठार से है। भारत के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में से एक होने के कारण आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भारत का ये एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अब हम देखेंगे विंध्य श्रेणी के बारे में। विंध्य संरचना केंद्रीय उच्च भूमि को नर्मदा नदी घाटी से अलग करता है। इसे गुजरात में जोबट हिल्स, एमपी में विंध्य, यूपी में विंध्याचल और बिहार में कैमूर भी कहते हैं। यह उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अफवाह क्षेत्र को अलग करता है। इसलिए इसे उत्तरी व प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक माना जाता है। यह एक ब्लॉक पर्वत है जिसके दक्षिण में निर्मित भ्रंश घाटी से नर्मदा नदी का अफवाह होता है। धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव होने के बावजूद ये लाल बालू का पत्थर और चूना पत्थर के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए भवन निर्माण के पदार्थों की उपलब्धता की दृष्टि से इसका आर्थिक महत्व अधिक है। मध्य प्रदेश में भांडेर और छत्तीसगढ़ एमपी में बघेलखंड केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करने वाली संरचना है। अब पूर्वी पठार के अंतर्गत क्या क्या आता है? छोटा नागपुर का पठार, इसमें आता है सब पार्ट के अंतर्गत रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और राजमहल का पर्वत। दूसरा आता है छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन,
और तीसरा आता है दंडकारण्यका पठार जो छत्तीसगढ़ में है। पूर्वी पठार में छोटा नागपुर के पठार का विस्तार झारखंड के साथ पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा तक है। इसे दक्षिण में रांची का पठार, उत्तर में हजारीबाग का पठार और उत्तर पूर्व में राजमहल का पर्वत कहते हैं। हजारीबाग पठार में पारसनाथ हिल छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। झारखंड और वेस्ट बंगाल की सीमा पर राजमहल पर्वतीय क्षेत्र में डालमा हिल प्रायद्वीपीय पठार का एकमात्र ज्वालामुखी पर्वत है जो अब विलुप्त हो चुका है। रांची के पठार की स्वर्णरेखा नदी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये छोटा नागपुर के पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र इम्पोर्टेंट नदी है। रांची के समीप इस नदी पर हुंदरू जलप्रपात है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी है जो हजारीबाग और रांची के पठार की सीमा से होते हुए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। यह नदी बेसिन कोयला के भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसे भारत का रूर भी कहते हैं। छोटा नागपुर का पठार कोयला के साथ धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। यहाँ खनिज संसाधनों की उपलब्धता के कारण ही खनिज संसाधनों पर आधारित उद्योगों का सर्वाधिक विकास हुआ है। औद्योगिक दृष्टि से भारत का संपन्न क्षेत्र होने के बावजूद जनजातीय प्रधान क्षेत्र होने के कारण आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भारत का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में द्वीप रूपी स्थलाकृति को पदभूमि कहते हैं जो प्रायद्वीपीय पठार में इस क्षेत्र की मुख्य विशेषता है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भू संचलन के द्वारा निर्मित संरचनात्मक बेसिन को छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं। इस बेसिन से होकर महानदी का अपवाह होता है। ये बेसिन भी कोयला के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पूर्वी पठार का यह क्षेत्र न केवल औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है बल्कि कृषि की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ बेसिन छोटा नागपुर रांची पठार को दंडकारण्य के पठार से अलग करती है। दंडकारण्य के पठार का विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है। ये क्षेत्र भी खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है लेकिन भारत का सूखा प्रभावित क्षेत्र होने के साथ जनजातीय प्रधान क्षेत्र भी है जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भारत के पिछड़े हुए क्षेत्रों में से एक है। इस पठार से निकलने वाली इंद्रावती नदी गोदावरी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। दंडकारण्य के जो मैदान से निकलती है कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। राजमहल गारो गेप भू संचलन के द्वारा निर्मित एक संरचनात्मक बेसिन है। ऐसा माना जाता है कि मेघालय पठार छोटा नागपुर के राजमहल पर्वत से जुड़ा हुआ था। भू संचलन के द्वारा विखंडन के कारण जब राजमहल पर्वत से गारो पर्वत टूटकर अलग हुआ तब धसाव की प्रक्रिया से राजमहल गारो गेप का निर्माण हुआ है। इस गेप में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का निक्षेपण होने के कारण यह क्षेत्र डेल्टाई मैदान में परिवर्तित हो गया है जैसे पश्चिम बंगाल में मालदा गेप कहते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। इस पठारी क्षेत्र में गारो, खासी और जयंतिया पर्वत है। यहाँ माउंट शिलांग सबसे ऊंची चोटी है। वहीं खासी पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थित चेरापूंजी का मासिमराम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है जबकि मेघालय का पठार भारत का औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है। इसलिए यहाँ वनस्पति की सघनता और जैव विविधता अधिक पाई जाती है ना। ये सब इसके बारे में लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं दक्कन का पठार। इसके अंतर्गत दक्कन ट्रेप, कर्नाटक का पठार और आंध्र के पठार के बारे में विस्तार पूर्वक हम जानेंगे। महाराष्ट्र में बसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना वाले क्षेत्र को दक्कन ट्रेप कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्कन ट्रेप कहते हैं। जहां बसाल्ट चट्टान में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कारण काली मिट्टी का विकास हुआ है, इसलिए यह क्षेत्र कपास की कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसका भौगोलिक क्षेत्र विस्तार 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से उत्तर पूर्व में नागपुर तक है। दक्कन ट्रेप में पश्चिमी घाट से निकलने वाली पर्वत श्रृंखला में सतमाला, अजंता, बालाघाट
और हरिश्चंद्र रेंज का विस्तार है। हरिश्चंद्र रेंज की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई की कालसुबाई पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। नासिक के त्रियंबक पठार से गोदावरी नदी निकलती है, जिसका अपवा क्षेत्र महाराष्ट्र के दक्कन ट्रेप से है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, जो दक्कन ट्रेप से होते हुए कर्नाटक में प्रवेश कर जाती है। थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, वहीं भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अब हम देखेंगे कर्नाटक का पठार। ये कर्नाटक का पठार का पूरा मैंने डायग्राम बता रखा है ऊपर, अभी जो बताया था ये वाला है ना, बाबा बुदान पर्वत वगैरह। आंध्रा का पठार, ये आंध्रा का पठार के अंतर्गत ये चीज़ें आती है। कर्नाटक का पठार में देखते हैं। कर्नाटक के पठार को उच्चवत संबंधी विशेषताओं के आधार पर मलनाड और मैदान प्रदेश में सीमांकित किया गया है। पश्चिमी घाट से संलग्न अपेक्षाकृत ऊंचे पर्वतीय और पठारी क्षेत्र को मलनाड कहते हैं, जहां बाबा बुदान पर्वत की औसत ऊंचाई सबसे अधिक है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कुदेरमुख है। मलनाड से संलग्न अपेक्षाकृत कम ऊंचे क्षेत्र को मैदान कहते हैं, जहां बेंगलोर और मैसूर पठार की औसत ऊंचाई अधिक है। दक्षिण भारत में कर्नाटक का पठार लौह अयस्क धात्विक खनिज संसाधनों की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ लौह अयस्क की उपलब्धता के कारण ही भद्रावती और विश्वेश्वरैया लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। आंध्र पठार, जिसे आंध्रा का पठार भी कहते हैं, आंध्रा पठार को कृष्णा नदी के अपवा क्षेत्र के आधार पर दो उप प्रदेशों में सीमांकित किया गया है, जिसमें कृष्णा नदी से दक्षिण में पठारी क्षेत्र को रायलसीना का पठार कहते हैं, जहां पालकोंडा, वेलिकोंडा और नल्लामलाई पर्वतीय क्षेत्र है। वहीं कृष्णा नदी से उत्तर के पठारी क्षेत्र को तेलंगाना प्रदेश कहते हैं। इस क्षेत्र के पूर्व में कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन के मध्य में कोल्लेरू झील अवस्थित है। कौन सी झील अवस्थित है? कोल्लेरू झील अवस्थित है, जो भारत का सर्वाधिक विस्तृत दलदल भूमि का क्षेत्र है। एशिया का सबसे बड़ा दलदल या आर्द्र भूमि का क्षेत्र है। ये केंद्रीय उच्च भूमि है, विश्व का आर्द्र दलदल भूमि। ठीक, तो इसके साथ ही हमने भारत का जो इम्पोर्टेंट भूगोल है उसको हमने जान लिया। तो आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।